सॉल्यूशन में हम लोग ने अब तक पढ़ लिया है एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। फिर इसके बाद इनकी जो क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का या फिर सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट का, यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, दो क्वांटिटी को हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो हम लोग ने देखा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमने सीखा था। और साथ में ये भी बताया था कि सॉल्यूट आ जाए तो हम लोग उसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट के लिए हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाएगा, ए और बी बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, आज के जो हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में कवर अप करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या करेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो वेपर प्रेशर में आते हैं। वेपर प्रेशर देखो, पहले इसका एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द प्रेशर exerted by the vapors over the surface of liquid when liquid and vapor are in equilibrium। देखो होता क्या है कि जैसे कि आपने एक कंटेनर में कोई लिक्विड लिया, चलो मान लो मैंने वाटर लिया, ठीक है, और इसको मैंने पैक कर दिया। ओके, अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया, यहाँ से इसको हीट देना शुरू किया। जब हीट देना शुरू करेंगे तो ये जो लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर्स में। हाँ, गैस में, वेपर्स में। ये गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, यानी वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और ऊपर जाके टकराएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? ये जो वेपर्स हैं फिर से, ये जो वेपर्स हैं फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अक्सर हम लोग देखो पानी या दूध गर्म करते हैं तो जैसे हम प्लेट ऊपर की उठाते हैं तो एक लिक्विड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो रेट है किसका? इस लिक्विड का वेपर बनने का रेट, यानी कि स्पीड, और उस वेपर्स का वापस से, यानी उस जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं फिर से जो लिक्विड बनेंगे, फिर से जो लिक्विड ड्रॉप बनेंगे, अगर उनका रेट, यानी कि जितनी स्पीड से ये गैस बन रहा है और फिर गैस वापस लिक्विड बन रही है, अगर वो दोनों का रेट जब बराबर हो जाएगा, उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, उस सिचुएशन को। ठीक है ना, जैसे आपने स्टार्ट किया हीट देना, वेपर बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन एक पॉइंट में आके जब वेपर्स या गैस वापस लिक्विड बनने लगेंगे, वापस क्या लिक्विड ड्रॉप, तो वो जो दोनों का जो रेट है, जिस स्पीड से वेपर बन रहा है या गैस बन रहा है और उसी स्पीड से गैस का लिक्विड बन रहा है, तो उस रेट को या उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। आगे बात समझ में आ गई। देखो, रेट ऑफ एवापोरेशन मतलब वेपर बनने का रेट, मतलब स्पीड, एक तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना, कि गैस से वापस लिक्विड बनने का जो रेट है, रेट याद रखना। ठीक है ना, जब वो बराबर हो जाए तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आई बात। अब सवाल है कि सर ये जो वेपराइजेशन हो रहा है या कंडेंसेशन हो रहा है, क्या ये किसी फैक्टर पे डिपेंड है? हाँ, कोई भी जो सिचुएशन होती है, चाहे वो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस हो, चाहे वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस हो, कोई भी सिचुएशन होती है उसके फैक्टर ज़रूर होते हैं कि कौन लोग जिम्मेदार हैं। टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। भाई तुम बात समझो ज़रा, यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या है ग्राफ में, दिस इज़ व्हाट टेम्परेचर की लाइन एंड दिस इज़ व्हाट वेपर प्रेशर। ठीक है, समझो एक वाटर ले लो, आप वाटर ले लो, वाटर का पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 सेल्सियस होता है, राइट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 सेल्सियस होता है।
वो जो 100 सेल्सियस है वो कौन से एटीएम पे आता है, प्रेशर देखेंगे 1 एटीएम में। यानी कि जो 100 सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाटर का वेपराइजेशन होना, एवेपोरेशन होना, वो कितने डिग्री में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। लेकिन कहाँ पर हम लोग जहाँ पर अर्थ के जिस सरफेस में रह रहे हैं वहाँ पर, मतलब कि जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग हैं वहाँ पर 100 सेल्सियस में होगा। इसका मतलब अगर आप कोई और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाओगे, जैसे कि हम माउंटेन में ऊपर चले गए, हिल स्टेशन में चले गए, वहाँ पर अगर हमें बॉईल करना है वाटर, तो वो 100 सेल्सियस में नहीं होगा, वो और कम में हो जाएगा। पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा, पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा। देखो ये आपका वाटर है, लिक्विड है, ऊपर से क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो लिक्विड को दबाए हुए है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो लिक्विड को एक कॉम्प्रेस किए हुए दबाए हुए, कुछ भी कह लो। अब जब हम इसको पानी गर्म करेंगे, जब बॉयल होना चाह रहा होगा, ये वाटर एवापोरेट होना चाह रहा होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है एक पॉइंट तक। क्यों? ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर से क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटीएम का। तो जब ये जो वेपर है, अब इसको तुम्हें इसको अगर इसको एवेपोरेशन होना है तो ये क्या करेगा, इतना वेपर प्रेशर जनरेट करेगा कि 1 एटीएम से क्रॉस कर जाए। सीधी बात है ना, तुमने यहाँ से 10 न्यूटन लगाया, पलट के कोई तुम्हें 15 न्यूटन लगाएगा, तभी तो इस तरफ तुम पुश होगे, पीछे हो जाओगे। तो वही बात हुई कि ये 1 एटीएम को इसे ओवर करना है, किसको, ये जो वेपर बन रहे हैं, तभी तो वेपर ऊपर जा पाएंगे, वरना वो दबा के नहीं रखेगा। तो हमें इतना बॉईल करना होता है, कितना बॉईल, 100 सेल्सियस तक की हीट करना होगा। अगर हम 1 एटीएम की बात करें तो 1 एटीएम कहाँ पर होता है, नॉर्मल हमारे सरफेस पर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जिस ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे हिल स्टेशन या माउंटेन में आप जाओगे, कम होगा, तो इसको फिर इतना सेल्सियस देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको 100 सेल्सियस देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर कम है, एवेपोरेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मिल गया 1 एटीएम पर, अगर वाटर के लिए बात करेंगे, अगर हमारे अर्थ सरफेस की बात करेंगे। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो याद रखना, टेम्परेचर भी जिम्मेदार है या फैक्टर है किसका, वेपर प्रेशर का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और ज़्यादा वो एवेपोरेट होगा, एवेपोरेशन बढ़ता जाएगा टेम्परेचर अगर बढ़ाते गए तो, ठीक है, ओके। अब इसका देखो एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है तुम्हें, log P2, क्लॉरियस इक्वेशन है ये, log P2 by P1 is equal to heat, change in heat, vaporization upon 2.3 R in ब्रैकेट 1/T1, यहाँ P1 है तो यहाँ पे T1 माइनस 1/T2। P1 मतलब पहले का प्रेशर, P2 मतलब बाद वाला प्रेशर, T1 मतलब पहले का इनिशियल टेम्परेचर, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, बाद का टेम्परेचर, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी हम लोग है ना प्रेशर को निकाल सकते हैं, P2 निकाल सकते हैं, जो भी आपको पूछा गया हो, जो भी वेरिएबल, काफ़ी सारे वेरिएबल है ना, P2 है, P1 है, R तो तुम्हारा कांस्टेंट है, चेंज इन हीट है, T1 है, T2 है, जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या फैक्टर्स हैं? नेक्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पे भी तो डिपेंड करता है। जैसे वाटर अगर 100 सेल्सियस में बॉयल हो रहा है तो थोड़ी ना कि बाकी दूसरे लिक्विड भी 100 में ही बॉयल हो, ये ज़रूरी थोड़ी ना है। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो लिक्विड है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना स्ट्रांग है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनका आपस का ही अट्रैक्शन बहुत अगर ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो भाई वेपर बनने में तो बड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर जनरेट होने में टाइम लगने वाला है, सीधी बात है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। हाँ,
मतलब कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, आपस में जो लिक्विड है उनके आपस में ना बहुत चिपके हुए हैं, हटना नहीं चाह रहे, छूटना नहीं चाह रहे आपस में। जब आपस में छूटेंगे नहीं, जब ये आपस में लूज नहीं होंगे तो भाई वेपर कैसे बनेंगे? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब अंदर जो आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है अगर बहुत ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपराइजेशन ही कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, जब इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे IMF किसका, HF और HCl का देखेंगे तो HCl में तो भाई DP यानी कि डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग होती है, कंपेरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में DP बॉन्डिंग तो स्लो वीक होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो HF का वेपर प्रेशर क्या होगा, बोलो HF का वेपर प्रेशर क्या होगा? HF का HCl से कंपेयर में वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि इसकी बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत है, इसके HF के इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा मजबूत है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपेयर दिया हुआ है, देखो HCl का बहुत ज़्यादा है, HBr का उससे कम, HI का उससे कम, HF का उससे कम, इसका मतलब HF में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर बहुत कम दिखा रहा है। वेपर प्रेशर का है जो रिलेशन किसका दिया हुआ है, वेपर प्रेशर का। अब यहाँ से बॉन्डिंग का उल्टा पकड़ो, इंटरमोलिकुलर फोर्स का उल्टा पकड़ो कि HF में वेपर प्रेशर बहुत कम है, इसका मतलब HF में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, छूटना नहीं चाह रहे, अलग नहीं होना चाह रहे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो फोर्थ H2O का ज़्यादा है कंपैरेटिवली HCl तो Vp इसी का अपोजिट हो जाएगा, HCl का Vp ज़्यादा हो जाएगा, है ना। फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स का अपोजिट इन्वर्स है ना रिलेशन। सो ठीक इसी तरीके से वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट से भी हो जाएगा। किसी का अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, किसी का अगर बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होगा, मतलब बॉइल नहीं हो पा रहे, वेपर नहीं बन पा रहे जल्दी, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होगा कि अंदर के जो आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना बहुत ज़्यादा होगा, पकड़े होंगे बहुत, नहीं छूटना चाह रहे हैं तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होना मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना, तो जो रिलेशन Vp और इंटरमोलिकुलर फोर्स है वही रिलेशन Vp एंड Vp से भी होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। कंपेयर एक जस्ट आइडिया दिया कि अगर A का 80 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, B का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा हुआ? A का ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होना मतलब वेपराइजेशन जल्दी होना। भाई ये 80 डिग्री में बॉयल हुआ जा रहा है, ये तो 80 डिग्री में बॉयल हुआ जा रहा है तो वेपर प्रेशर A का बढ़ जाएगा, जल्दी वेपर बनने लगेंगे। तो ये चीज़ आप समझो, ठीक है। समझ में आ गया? श्योर? ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। सो राउल्ट लॉ क्या कह रहा है? राउल्ट लॉ कह रहा है केस 1 केस 2 में डिवाइड किया गया है। देखो राउल्ट लॉ ये कह रहा है कि फॉर लिक्विड सिस्टम, यानी कि सॉल्यूट भी अगर आपका लिक्विड में है, सॉल्वेंट भी अगर लिक्विड में है, बात समझना, सॉल्यूट भी लिक्विड में है, सॉल्वेंट भी लिक्विड में है, द पार्शियल Vp यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब कि जैसे आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों आपस में मिलाया, तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बात समझे? तो PA मतलब वेपर प्रेशर, ओके। PB मतलब PA मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, PB मतलब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, और PS या फिर PT आ जाए, PT या PS मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दोनों का मिलाकर। दो लोग हैं,
हमारी पूरे चैप्टर कहानी में कितने लोग हैं? मिनिमम 2 लोग हैं, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, दोनों मिला के टी है, या फिर सॉल्यूशन कह लो। अलग अलग बुक में अलग दिए, किसी में पीएस भी दिया होता है, किसी में पीटी भी दिया होता है, ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि राउल्ट लॉ क्या कह रहा है, ठीक है। राउल्ट लॉ क्या कह रहा है? राउल्ट लॉ ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किसी सॉल्यूशन में अगर ए और बी मिलकर बने हैं। ए का वेपर प्रेशर था भाई, ओवरऑल हमने, चलो एक एग्जांपल के तौर पे तुमने क्या किया, शुगर एंड वाटर को मिक्स कर दिया, ठीक है, उसको डिज़ोल्व कर दिया शुगर को वाटर में। तो अब जब आपने हीट देना स्टार्ट किया तो किसके वेपर ज़्यादा हवा में आएंगे या ऊपर उठेंगे, वाटर का या फिर शुगर का? ये सवाल था, ये है, ये राउल्ट लॉ बता रहा है। तो राउल्ट लॉ यही बता रहा है कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा ओवरऑल सॉल्यूशन में, जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ये बताया कि पी यानी वेपर प्रेशर ऑफ ई का डायरेक्ट रिलेशन होगा एक्स ए का। एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। भाई ये देखो तैयार, जब भी आगे पार्ट देखो ना, आगे का कंटिन्यू करो, पहले का बिल्कुल पक्का रखना, ठीक है ना। व्हाट इज दिस? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वेरी गुड, ठीक है ना। ठीक इसी तरह पी बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी ज़्यादा होगा कब? अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी मोल बी के ज़्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा हिस्सेदारी करेगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम ये साइन डायरेक्ट रिलेशन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, दैट इज प्योर प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट ए। व्हाट इज पी नॉट ए? व्हाट इज पी नॉट बी? व्हाट इज पी नॉट ए एंड पी नॉट बी? ये टर्म बिल्कुल ज़ुबान पर होने चाहिए, ऐसे याद नहीं करना चाहिए कि हाँ पी नॉट ए का मतलब ये होता है, ऐसे नहीं, आना ही मतलब मालूम होना चाहिए। देखो पी नॉट ए मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट बी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो सर प्योर का मतलब ये हुआ कि सिर्फ ए ही है सॉल्यूशन में, बी है ही नहीं। पी बी का मतलब, पी नॉट बी का मतलब सिर्फ सॉल्यूट है, पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है ही नहीं। मतलब अगर जैसे वाटर और शुगर की हम बात कर रहे हैं शुरू से एग्जांपल में, अगर हम बोलेंगे पी नॉट ए का मतलब वाटर हमने बॉईल किया और हम देख रहे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, वेपर प्रेशर मतलब शुगर है ही नहीं। पी नॉट ए का मतलब क्या हुआ? शुगर है ही नहीं, बी वाला है ही नहीं कंपोनेंट, सिर्फ क्या है, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, वाटर का ही वेपर प्रेशर देख रहे हैं। बी वाले में अगर कोई और सॉल्यूट है लिक्विड में, उसको हम बॉईल कर रहे हैं, उसी का हम प्रेशर देख रहे हैं, पी नॉट बी, ठीक है ना, गॉट इट। तो अगर हमें देखना है, अगर हमें फॉर्मूला निकालना है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए बताओ किसी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ क्या बताओ, ए बताओ, तो कैसे निकालेंगे कि उसका अपना अकेले का कितना वेपर प्रेशर था, उसका अपना अकेला, वो अकेला था जब, तब उसका प्रेशर कितना था, वेपर प्रेशर, मल्टीप्लाई कर दो उसी के मोल फ्रैक्शन से। तो पूरे सॉल्यूशन में, वापस पूरे सॉल्यूशन में आ जाओ, पूरे सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर देखो, यहाँ पे नॉट है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन से मिलकर बात कर रहा है। कौन सा समझो, पी ए का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पी नॉट नहीं है, अगर पी जस्ट ए है मतलब हम वेपर प्रेशर ए की निकालना चाह रहे हैं, किसमें? जब दोनों मौजूद हैं, जब, हाँ तो ए का निकाल रहे हैं हम लोग, मौजूद दोनों ही हैं, मौजूद दोनों ही। अब पी नॉट ए का मतलब अकेले, भाई वो अकेला था, यहाँ पर अकेला नहीं है, यहाँ पर 2 लोग थे, अब 2 में से हमें ए का निकाल रहे हैं हम लोग, पता है ए का कर रहे हैं कि यार ए की हिस्सेदारी कितनी है, ए का अपना रोल कितना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे? जब वो अकेला था तो वेपर प्रेशर कितना था, मल्टीप्लाई कर दो उसी का मोल फ्रैक्शन का, सॉल्यूशन में उसका कितना शेयर है मोल्स का, तो क्या निकाला आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है, मतलब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन में, तो वो अगर अकेला होता तो कितना वेपर प्रेशर होता, पी नॉट है, मल्टीप्लाई कर दो उसी के नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ तो पता चल रहा है क्या, ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल अगर बी ज़्यादा है
तो वेपर प्रेशर ऑफ बी भी ज़्यादा होगा। सो इजी, सो इजी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और रिसर्च कर सकते हैं कि जो एक्स ए और एक्स बी है इसको थोड़ा सा और हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं, फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी ए वी पी ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, पी बी वी पी ऑफ इन द सॉल्यूशन, पी नॉट ए वी पी ऑफ प्योर ए। पी नॉट प्योर का मतलब अकेला, अलोन, क्या अकेला पानी गर्म करे तो वेपर प्रेशर कितना होता उसका वैसे। ठीक है ना, बाकी एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज पी टी हियर? पी टी इज टोटल प्रेशर। क्या हमें अगर आप सॉल्यूशन का हमने सॉल्यूशन गर्म कर रहे हैं और उसको एवेपोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रेशर कितना हो रहा है, पी टी या पी एस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के प्रेशर पी ए प्लस पी बी, ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर। तो यहाँ पर हमने पी ए को ओपन कर दिया, भाई पी ए का मतलब हमें मालूम था, पी ए का मतलब हमें मालूम था। फिर यहाँ पर ये पी ए लिखा वैल्यू और यहाँ पर पी बी की वैल्यू लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, हमने पी ए पी बी को ओपन कर दिया। ठीक है ना, ओपन कर दिया। आई बात समझ में? लाइट तो रुकी हुई थी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इसकी है कहानी। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद देखिए ग्राफ से आपको कुछ बिहेवियर समझाने की कोशिश की गई है, वेपर प्रेशर का बिहेवियर यहाँ पर इस ग्राफ से। अगर हम इस ग्राफ को देखें, चलो मैं यहाँ पे नया बनाता हूँ ग्राफ। देखो मैंने एक कंटेनर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का वेपराइज करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया, ठीक है ना। ग्राफ ये है कि जो वर्टिकल लाइन है ये आपका वेपर प्रेशर है। क्या है? वाई वाली लाइन एक्सिस है, ये वेपर प्रेशर है, और जो एक्स वाली एक्सिस है ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन है ये। एक्स वाला जो है ये मोल फ्रैक्शन है, वाई वाला जो है ये वेपर प्रेशर बता रहा है आपका। देखो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 का मतलब सिर्फ ए ही ए है, बी है ही नहीं। मोल फ्रैक्शन में ए प्लस बी 1 होता है, तो अब ए ही 1 है मतलब बी 0 है, बी है ही नहीं। किस पॉइंट में? इस पॉइंट में बी नहीं है, यानी बी क्या है? 0 है, सिर्फ ए है। क्या है? सिर्फ ए है। तो जब सिर्फ ए है तो प्रेशर ए का मैक्सिमम होगा, वेपर प्रेशर ए ही ए रहेगा, दैट इज प्योर ए, क्योंकि इस पॉइंट में बी है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर मतलब प्योर ही रहने वाला है। और ठीक अब उसके अपोजिट जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन में, भाई यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए बहुत ज़्यादा है, बी बिल्कुल नहीं है। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ए हमारा कम होता जा रहा है, एक पॉइंट में आखिरी में आके ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, जो भी कुछ है हमारे पास वो बी के रूप में है, दैट इज़ योर 1 मोल फ्रैक्शन। अब बी का 1 मतलब सिर्फ बी है, सिर्फ सॉल्यूट ही सॉल्यूट है, यानी यहाँ पर जो प्योर प्रेशर बी मैक्सिमम हो जाएगा। ए तो है ही नहीं, इस पॉइंट में ए तो है ही नहीं, जो भी है बी है, जो भी है बी। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, या आगे बढ़ने का यहाँ पर इस देखो ये एरो क्या कह रहा है? ये एरो ये कह रहा है, ये एरो राइटवर्ड ये कह रहा है कि तुम एक्स के मोल कम कर रहे हो, बी को बढ़ाते जा रहे हो। जैसे जैसे यहाँ जाते जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन ए कम होता जा रहा है और बी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ उस पॉइंट में आके मैक्सिमम हो गया। तो डेफिनेटली अगर इस ग्राफ को हम पूरा करें तो यहाँ पर तो मोल फ्रैक्शन बी 0 था, यानी वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इसका 0 होगा। लेकिन जैसे इस तरफ जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ बी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वेपर प्रेशर बी ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं,
आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देखो वेपर प्रेशर ऑफ बी बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट पे आके प्योर में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ए वाला है ही नहीं, इस पॉइंट में ए वाला है ही नहीं। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, चलो यहीं से देख लो कि ए का तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ ए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ए ही ए है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बी भी आता जा रहा है, तो ए का क्या होता जाएगा? प्रेशर कम होता जाएगा। तुम ऐसे रीडिंग करो एरो का इस तरीके से कि ए का जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ए कम हो रहा है, मतलब मोल, हम नंबर मतलब मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ए का कम करते जा रहे हैं, बी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो भाई एक से यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए भी कम होता जाएगा। एक पॉइंट में आके यहाँ पर आके मोल फ्रैक्शन ए का 0, तो प्रेशर भी देखो 0 हो गया। ये वीपी है, वेपर प्रेशर है, दोनों लाइन वेपर प्रेशर है, तो एक पॉइंट में आके 0 होगा। अच्छा थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो कि यार पीएच थोड़ा ज़्यादा हाइट में दिख रहा है, पीबी थोड़ा कम दिख रहा है, कम दिख रहा है। यानी वेपर प्रेशर में जब B1 है, x से 0 है, तो पीबी तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक इसी का अपोजिट पीएच थोड़ा सा इसके कंपेयर में थोड़ा सा ऊपर है ना, थोड़ा सा ऊपर दिखा कंपैरेटिवली। क्यों सर? यहाँ पर बी बिल्कुल नहीं था, तो चलो वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए तो ठीक है एक पॉइंट में, यहाँ पर से तो ए 0 है, तो बी भी उतना होना चाहिए, उसी हाइट का वेपर प्रेशर। नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि एक आपका सॉल्वेंट है और एक आपका सॉल्यूट है। बी तुम्हारा सॉल्यूट है, ए सॉल्वेंट है, और हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो तुम्हारा सॉल्वेंट है वो मोर, जो सॉल्वेंट है वो क्या है तुम्हारा? मोर, बोलो वोलाटाइल है, मोर वोलाटाइल है। वोलाटाइल होना मतलब वेपर्स बनने के जो रेट है वो ज़्यादा होना। कोई अगर लिक्विड ज़्यादा वोलाटाइल है मतलब उसके वेपर जल्दी बनेंगे, कोई लिक्विड अगर कम वोलाटाइल है तो उसके वेपर्स कम बनेंगे। तो सॉल्वेंट हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर ये मान करें ए जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, जल्दी वेपर बन जाएंगे ए के कंपेरेटिवली बी के, कंपेरेटिव बी के। देखो बी का कम है, हाइट कम दिख रही है, क्यों? बी है ना कम वोलेटाइल है, मतलब वेपर है ना जल्दी नहीं बन रहे हैं, उसके वेपर्स है ना उसके जल्दी नहीं बन रहे हैं, ए के जल्दी बन रहे हैं, ए ज़्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए उसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर ए ज़्यादा ऊपर पहुँच गया। ठीक है, अब तो किसी भी पॉइंट में इसका मतलब ये हुआ ग्राफ का कि तुम किसी भी, अब इसको तुम मिला दो, ये हो गया तुम्हारा टोटल प्रेशर, ये क्या हो गया? टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, ये मिला दिया पी ए बी। तो इस पी ए पी बी का क्या मतलब हुआ? ये टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, समझो कि इस पॉइंट में अगर मैं चेक करूं, ये इस तरह चेक कर रहा हूँ, ये आ गया पॉइंट। ये पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए का रोल कितना है टोटल प्रेशर में, इस पॉइंट में टोटल प्रेशर में ए का रोल कितना है, बी का रोल कितना है, यहाँ पर ए का रोल कितना है, बी का रोल कितना है। ये जो पॉइंट किसी भी पॉइंट में तुम चेक करो, अगर किसी भी पॉइंट में तुम चेक करो, ठीक है, समझो यहाँ पर ये वाला है 30 और ये वाला है 70, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट में चेक करोगे ए का रोल कितना है, बी का रोल कितना है। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ए का रोल कम होता जाएगा वेपराइजेशन में, ए का रोल क्या होता जाएगा, बी का बढ़ता जाएगा। क्यों ए का रोल कम होता जाएगा? तो आगे बढ़ने में ए के मॉलिक्यूल्स हम कम करते जा रहे हैं, बी को बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका वेपर्स की शेयरिंग भी हाँ उसी तरह से कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब सवाल है सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है? ग्राफ समझ में आया? राउल्ट लॉ आ गया समझ में? ठीक है, अब ये है कि सवाल तो ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिख रही थी वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों है, वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों है? देखो हमने क्या किया, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लगाया,
हमने क्या किया, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लगाया, PT इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B। भाई ये वेपर प्रेशर ऑफ A का फॉर्मूला है, ये वेपर प्रेशर ऑफ B का फॉर्मूला है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? चलो हमने इसको यहाँ पर ऐसे रखा और जो PB को हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ऐसे देखो XB एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके बराबर होगा? 1 के। दो फ्रैक्शन जो होंगे अगर टोटल क्वांटिटी 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर XB को हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस XA लिख सकते हैं, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही किया, XB की जगह 1 माइनस XA कर दिया, ठीक है ना, 1 माइनस XA कर दिया। अब क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाइंग भेज दो PB को, PB इंटू 1 PB मतलब प्योर प्रेशर ऑफ B माइनस PB इंटू XA, ये भेज दिया, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, PXA PBXB में XA कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे XA बाहर निकाला, PA माइनस PB ये अलग ही चल रहा है, उसे अलग चलाओ, ठीक है ना, ये प्लस PB अलग चल रहा है। इन दोनों में देखो XA कॉमन है तो XA बाहर निकाल लिया, PA माइनस PB हो गया। क्या ये लाइन y इज इक्वल टू, क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के जैसे नहीं दिख रही है? हाँ, m का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये m का रोल प्ले कर रहा है ना। सो अब ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का मतलब स्ट्रेट लाइन, ये तो पढ़ा ही है हम लोगों ने, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। y इज इक्वल टू mx प्लस c का मतलब स्ट्रेट लाइन, इसलिए वो जो ग्राफ हमारा बन रहा था वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा था। बहुत गंदा ग्राफ बनाया तुम लोगों ने, बहुत गंदा ग्राफ बनाया, ठीक है। आगे समझ में, स्ट्रेट लाइन का रीज़न भी मैंने बता दिया, स्ट्रेट लाइन बनने का मैंने रीज़न भी बता दिया। तो यही आपका राउल्स लॉ है, ठीक है। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड को अगर हम मिलाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो XA 1 है, XB 0 है, ठीक है। अगर हम सॉलिड को मान लें नॉन वोलेटाइल, सॉलिड क्या मान लें? नॉन वोलेटाइल, मतलब इसके वेपर बनेंगे नहीं, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? PA के बराबर हो जाएगा। B का तो रोल ही नहीं है, B क्या है आपका? सॉलिड है, और B को हम क्या मान के चल रहे हैं? नॉन वोलेटाइल, लेस नहीं, नॉन वोलेटाइल, वेपर बनेंगे नहीं। तो जितना भी टोटल जो प्रेशर होगा, अगर XA 1 है, मतलब यहाँ पर सिर्फ XA ही है, B है ही नहीं, तो टोटल प्रेशर जैसे जैसे हम B बढ़ाते जा रहे हैं, सॉलिड को बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है? घटता जाएगा, क्योंकि सॉलिड को बढ़ा रहे हैं और A को कम भी करते जा रहे हैं, A को हटा रहे हैं, सॉलिड को बढ़ा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर एक पॉइंट में आके बनेगा ही नहीं। देख लो यहाँ पर इस पॉइंट में, देखो जब A को हमने पूरा ख़त्म कर दिया, B फुल टू फुल ले लिया, एंड व्हाट इज B हियर? नॉन वोलेटाइल, सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बनेगा ही नहीं, वेपर प्रेशर देखो है ही नहीं। कब? जब XB पूरा 1 हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूशन में वोलेटाइल हटाते ही जाओगे, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में वोलेटाइल हटाते ही जाओगे तो नॉन वोलेटाइल ही बचेगा। वेपर कैसे बनेंगे? वेपर्स कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर PS भी कह सकते हो, PS मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, टोटल प्रेशर मतलब वही सॉल्यूशन का प्रेशर, किसके बराबर रहेगा? P0A, और जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो तुम्हारे B का तो रोल प्ले ही नहीं करेगा, ठीक है ना। B का रोल प्ले का सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये ज़रूर है कि प्योर के बराबर रहेगा क्या?
लगता तो नहीं प्योर के बराबर रहेगा। अब आप ये सोचो कि सर एक हमने मिलाया वोलेटाइल, एक मिलाया नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल का रोल तो है नहीं वेपर प्रेशर में, रोल नहीं है, लेकिन फिर भी वोलेटाइल को जल्दी वेपर होने से रोकेगा, वो रोल नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हो, आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि टोटल प्रेशर P नॉट ए के बराबर होगा, ये नहीं कह सकते हो कि टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। एक्सप्लेन ना, क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल मिलाने की वजह से जो पहले प्योर लेवल पे प्रेशर बन रहा था वो थोड़ा सा कम बनेगा अब, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कुछ आपने मटेरियल मिला दिया है। अरे तुम कॉमन सेंस लगाओ, देखो बात समझना ज़रा, वेपर्स कब बनते हैं? ये जो तुम्हारा सरफेस है यहाँ से वेपर्स बनते हैं, ठीक है, यहाँ से वेपर्स बनते हैं सरफेस से। अब सरफेस में पहले वोलेटाइल था तब तो बड़ी मज़ा आ रही थी, पहले क्या था, वोलेटाइल था तब तो बड़ी मज़ा आ रही थी, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ गुड्डू, ठीक है। तो बड़ी मज़ा आ रही थी, क्या था, सिर्फ ए था, ए वोलेटाइल था। अब तुमने क्या किया, बी को भी मिला दिया, लेकिन बी क्या था, नॉन वोलेटाइल था। अब सरफेस में बी भी आके बैठ जाएंगे तो रोकेंगे नहीं ए वाले को। तब आप सोचे थे वो तो नॉन वोलेटाइल, से क्या मतलब है भाई, मतलब है आपकी वेपर प्रेशर या रेट जो होगा इवेपोरेशन का वो कम हो जाएगा, है ना, नॉन वोलेटाइल मिलाने से, क्योंकि सरफेस में नॉन वोलेटाइल वाला भी आके जगह घेर लिया उसने। सरफेस एरिया कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, सरफेस एरिया कम रहेगा तो, ठीक है। सो एक आध क्वेश्चन कर लें जिससे कि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। नींद कई दिन से पूरी नहीं हुई, आंखें भी ठीक से खुल नहीं रही मेरी। ओके, द वीपी ऑफ प्योर CH3OH इज 0.15 बार, प्रेशर दिया है बार में, किसका, प्योर CH3OH का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में 25 सेल्सियस में। द वीपी ऑफ दिस लिक्विड इन सॉल्यूशन विद लिक्विड B इज 0.09 बार। बात समझो, बात ये समझो कि जब वो अकेला था तब वेपर प्रेशर 0.15 था, लेकिन कोई पर्टिकुलर लिक्विड B में हमने मिलाया, यानी कि एक सॉल्यूशन बनाया। तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो प्योर तो नहीं रह जाएगा, एक वेपर प्रेशर 0.9 हो जाएगा, प्योर लेवल पे अब ये नहीं रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अब ये सॉल्यूशन मोड में आ गया। P नॉट ये मतलब अकेले में इतना प्रेशर था, लेकिन P है मतलब, ठीक है। तो इतना, तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। पूछ रहा है यार कुछ और, दिया कुछ और है, कुछ और ही रहा है, तो इसमें घबराने वाली बात है क्या? नहीं, करेंगे हम लोग वर्क दिमाग से। बात हो रही है वेपर प्रेशर और इससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। भाई पूछ क्या रहा है, XA XB पूछ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, अगर हम इंफॉर्मेशन A से रिलेटेड दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन A से रिलेटेड पूछ रहा है B, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप A से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है निकाल लो। अरे भाई तुम XA अगर निकाल लोगे XB तो आ ही जाएगा। व्हाट इज XB? XB मतलब 1 माइनस XA, एक में से A वाला हटा दो, 1 में से A वाला हटा दो, तो कुल मिला के अगर हमें XA निकाल लें तो XB निकालना है, तो फिर चुटकियों का खेल है। तो PA कितना दिया, 0.09 इक्वल टू PA 0.15 इंटू XA, यहाँ आके डिवाइड होगा और आंसर आ जाएगा XA का 3/5। अब B कैसे निकालेंगे, XB इज इक्वल टू 1 में से A वाला माइनस कर दो, 1 में से ओवरऑल 1 होता है A वाला, तो B वाला आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया हुआ था तुम्हें। कुछ ही दिनों में हमारी स्क्रीन टच स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। पैसे हम अपने गुल्लक में इकट्ठा कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट है, ओके।
एक और क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन समझा कि बगल में ध्यान था तुम्हारा, कि बगल में सर नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसमें तो ध्यान दिया कि नहीं दिया? तो अगल बगल तुम्हारा ज़्यादा ध्यान रहता है। चलो अच्छा ठीक है। एट 40 सेल्सियस द वीपी इंटोर में ऑफ MEOH एक्वस सॉल्यूशन है शायद E2HB, ठीक है। सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाई P120 XA + 138, ठीक है ना। सॉल्यूशन का एक ओवरऑल प्रेशर तुम्हें दिया, वेयर XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ MEOH मतलब जो A है, जो सॉल्वेंट है, वो हमारा MEOH है। फाइंड द वैल्यू ऑफ PB बाई XB एंड XA क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे PB दैट इज टेंड्स टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें एक रेशियो पता करना है। किसका रेशियो पता करना है? P0B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बीच का एक रेशियो पता करना है। क्या पता करना है? एक रेशियो पता करना है, ठीक है ना। तो देखो ओवरऑल यहाँ पे ऊपर क्या दिया था, 120 XA + 138, तो ये +138 कौन, अगर पूरे फॉर्मूले में देखो तो ये कौन रोल प्ले करेगा, या किसका रोल प्ले करेगा? ये डेफिनेटली P0B का रोल प्ले करेगा, 138, ठीक है। अब 120 + 120 + 130 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 258 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम B को क्या मान रहे हैं, यहाँ पर 0 मान रहे हैं, और यहाँ पर A को क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, ठीक है। अब A को 0 मानोगे, अब इस इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई करोगे तो 138 ही आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे B को 0 मानोगे, ठीक है, और प्योर नॉट A निकालोगे तो 120 + 138 आंसर आ जाएगा, 258 आ जाएगा, दोनों का प्लस, ठीक है।